साथियों नमस्कार। आज हम सामान्य ज्ञान की तैयारी के क्रम में भूगोल विषय के एक महत्वपूर्ण प्रकरण ब्रह्मांड के संबंध में चर्चा कर उसे समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हेकेटियस ने प्राकृतिक भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ किया था। इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम जस्ट पीरियड्स यानी पृथ्वी का विवरण है। इरेटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफी अर्थात भूगोल शब्द का उपयोग अपनी पुस्तक जियोग्राफिया में किया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। समस्त आकाशीय पिंडों, जिनमें सूक्ष्म से सूक्ष्म कण से लेकर विशाल आकाशगंगाएं सम्मिलित होती है, इन सभी को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है। अतः ब्रह्मांड में सभी ग्रह, उपग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, अन्य आकाशीय पिंड आदि समस्त पदार्थ और ऊर्जा सम्मिलित है। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान अर्थात कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड की रचना के बारे में सर्वप्रथम 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलमी ने अध्ययन किया था। इनके अनुसार पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में है। टॉलमी ने यह कहा था कि पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य तथा अन्य ग्रह और समस्त आकाशीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं, अर्थात पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यह टॉलमी ने कहा था। क्लॉडियस टॉलमी के इस सिद्धांत को भूकेंद्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड की संरचना के संबंध में वर्तमान में जो प्रचलित सिद्धांत है, जो अधिक मान्य है, उस प्रचलित सिद्धांत को 1543 में निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में माना और प्रतिपादित किया कि अन्य ग्रह सहित पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। इस सिद्धांत को सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे निकोलस कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। निकोलस कोपरनिकस की यह अवधारणा केवल सौर मंडल तक ही सीमित थी। बाद में अनेक अध्ययनों से हमने यह पाया कि कोपरनिकस की अवधारणा, जिसमें यह कहा गया था कि सूर्य इसका केंद्र है, यह अवधारणा केवल सौर मंडल तक ही सीमित थी और संपूर्ण ब्रह्मांड तक इसको विस्तारित नहीं माना गया। बाद में अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि यद्यपि सौर मंडल में अन्य ग्रह सहित पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अवश्य करते हैं, परंतु सूर्य समस्त ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। सूर्य स्वयं हमारी आकाशगंगा के एक सिरे पर स्थित है। सौर मंडल भी उस ब्रह्मांड का एक भाग मात्र है। संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा के समान अनेक अन्य दूसरी आकाशगंगाएं और भी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में 3 सिद्धांत मुख्य रूप से प्रचलित हैं। प्रथम, महाविस्फोट का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बेल्जियम के खगोलशास्त्री एफ जॉर्ज लेमेतेरे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार करोड़ों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले सभी पदार्थ अत्यंत सघन अवस्था में द्रव्य और ऊर्जा के एक पिंड के रूप में विद्यमान थे। इस अत्यंत सघन पिंड में एक वृहद विस्फोट हुआ और इस भयानक विस्फोट के कारण ये सभी पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर गए, यानी उस सघन पिंड के अनेक टुकड़े होकर अंतरिक्ष में अनेक दिशाओं में फैल गए।
इस विस्फोट से अत्यधिक ऊर्जा का भी उत्सर्जन हुआ। इसके प्रभाव से आज भी ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार होता ही जा रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार उस विस्फोट से जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई उसके प्रभाव से ब्रह्मांड आज भी अपने आकार में फैलता जा रहा है और विस्तारित होता जा रहा है। इन्हीं पदार्थों की अंतरिक्ष में गतिशीलता और आपस में समूह बनाने से धीरे धीरे आकाशीय पिंडों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ है। दूसरा सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का माना गया है वह है सतत सृष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को स्थिर अवस्था या साम्यावस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्थिर अवस्था या साम्यावस्था के सिद्धांत के नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है और इस साम्यावस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड अपरिवर्तनशील है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्होंने ब्रह्मांड को अपरिवर्तनशील माना है। इस सिद्धांत के अनुसार समस्त आकाशीय पिंडों के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये एक दूसरे से दूर सिर्फ गतिशील होते रहते हैं। इनके मध्य रिक्त स्थान बढ़ता जाता है और उसमें नए पदार्थों से नए आकाशीय पिंड बनते जाते हैं। तीसरा सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है उसे संकुचन और विमोचन का सिद्धांत भी कहा जाता है। संकुचन और विमोचन के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को दोलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस संकुचन विमोचन सिद्धांत के प्रतिपादक डॉक्टर एलन संडेज है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड क्रम से सिकुड़ता और फैलता रहता है। इसमें निरंतर सिकुड़न और फैलना अर्थात इसका विस्तार होता रहता है। प्रारंभिक भयंकर विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर जारी है। करोड़ों वर्षों के बाद ये पदार्थ पुनः सिकुड़ने प्रारंभ होंगे और उसके बाद पुनः करोड़ों वर्षों के बाद एक बार फिर इनमें विस्फोट होगा। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड संकुचित और विमोचित होता रहता है और यह प्रक्रिया एक क्रम के अनुसार बार बार दोहराई जाती है। इसलिए इसे दोलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में एक नया दृष्टिकोण हमें प्रदान करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं पाई जाती है। आइए अब हम आकाशगंगा के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। आकाशगंगा के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी इस प्रकार है। संपूर्ण ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं पाई जाती है, यानी ब्रह्मांड में एक या दो आकाशगंगा नहीं वरन अनेक आकाशगंगाएं स्थित है। आकाशगंगा तारों का एक अत्यंत विशाल पुंज या एक समूह है जिसमें तारों के अतिरिक्त धूल एवं गैसें भी पाई जाती है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब, उससे कुछ कम या ज्यादा, अर्थात एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। इससे हम इसकी विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। संरचना की दृष्टि से आकाशगंगा में एक केंद्रीय भाग बल्ज, एक केंद्रीय भाग होता है जिसे बल्ज कहते हैं और 3 घूर्णनशील भुजाएं उसकी पाई जाती है। हमारी आकाशगंगा जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, उस हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा में सूर्य, पृथ्वी सहित संपूर्ण सौर मंडल हमारा स्थित है। हमारी आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। हमारी आकाशगंगा का आकार सर्प के आकार का है, अर्थात सर्पिलाकार आकाशगंगा हमारी है। हमारी आकाशगंगा का वह भाग
जो रात के समय बहुत चमकीला दिखाई देता है, दुग्ध मेखला कहलाता है। एंड्रोमेडा यानी देवयानी हमारी आकाशगंगा की सबसे निकटतम दूसरी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है और इसके सबसे निकटतम आकाशगंगा को एंड्रोमेडा या देवयानी का नाम दिया गया है। हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीले और शीतल तारों का एक समूह है जिसे ओरियन नेबुला कहा जाता है। ओरियन नेबुला। सबसे बड़ी आकाशगंगा ब्रह्मांड में एरोमीडा है और ब्रह्मांड में सबसे छोटी आकाशगंगा का नाम ऑस्ट्रेसिस है। तारे। एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। वे खगोलीय पिंड जो आकाशगंगा में गैस के बादलों से बने होते हैं और निरंतर प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन करते रहते हैं, वे तारे कहलाते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य भी एक तारा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं और हमारा सूर्य भी एक तारा है। तो आकाशगंगा की विशालता और ऐसी अनेक आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ब्रह्मांड की विशालता का अनुमान हम इससे लगा सकते हैं। तो हमारे सौर मंडल में सूर्य भी एक तारा है और तारों के समान अन्य खगोलीय पिंडों की दूरियां प्रकाश वर्ष से नापी जाती है। खगोलीय पिंडों की दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष की इकाई बनाई गई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश यानी लाइट एक वर्ष में जितनी दूरी चल लेगा उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर कहा गया है और इसी इकाई से खगोलीय पिंडों की दूरियों को मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। साइरस या डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट का एक दूसरा तारा है। तारामंडल जब तारे समूह में व्यवस्थित होकर कुछ विशिष्ट आकृतियां बनाते हैं, जब तारे समूह में व्यवस्थित होकर कुछ विशिष्ट आकृतियों की अनुभूति कराते हैं, विशिष्ट आकृतियां बनाते हैं, तो उन्हें तारामंडल कहा जाता है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा 89 तारामंडल खोजे जा चुके हैं। वृहत सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, हाइड्रा, सेंटोरस, मृग यानी ओरायन, सिग्नस आदि तारामंडलों के उदाहरण हैं। ब्रह्मांड के संबंध में आपने इस संपूर्ण जानकारी को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।